Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss consideration and that is the part number 4. इससे पहले मैंने previously 3 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं and that is related to business law, सेकेंड सेमेस्टर डिटेल्ड लेक्चर्स हैं ये आप लोगों के, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी एक भी पॉइंट स्किप नहीं होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यूशन में देखना, फिर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ लेके आऊँगी जब आपके एग्ज़ाम को 5 to 10 डेज रह जाएंगे तब। नाउ कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूँ तो कंसिडरेशन इज मीनिंग इज समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब जब आप दो लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो, ए और बी, एक एग्रीमेंट के अंदर आते हो या कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, आते हो, तो जब ए बी को कुछ देता है जैसे कि कार ऑफर करता है तो बी भी उसके रिटर्न में कुछ अमाउंट ऑफर करता है, सपोज 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो ये जो 3 लाख 4 लाख ये जो अमाउंट है दैट इज कंसिडरेशन। तो आप लोग फोकस करना इस वर्ड पे, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो कंसिडरेशन ज़रूरी क्यों है। अगर आप ए और बी दो पार्टी हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वॉइड हो जाएगा इन टर्म्स अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि ए ने बी को कुछ भी सामान दिया, कार दी, और बी ने उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये माना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कंसिडरेशन के बारे में और थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। कंसिडरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस है लॉ की नज़र में कि आपका लीगल रिलेशन क्रिएट हुआ है पार्टी के साथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। कंसिडरेशन का मतलब ही होता है समथिंग इन रिटर्न। ये सेक्शन कौन सा आता है, ये आता है सेक्शन 2D के अंदर। इससे प्रीवियसली सेक्शन 2D बताता है कंसिडरेशन। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने एक ऑफर डिस्कस कर रखा है, ऑफर जो कि सेक्शन 2 के अंदर आता है। फिर सेकंड हमने डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो कि सेक्शन 2B के अंदर आता है। फिर हमने डिस्कस किया जो आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद आता है आपका कंसिडरेशन जो कि 2D होता है। उसके बाद अगर आप बात करो तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का आता है सेक्शन 2E। फिर आता है आपका 2E के बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस। याद करो हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया था। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है मैं एक प्रॉमिस कर रही हूँ पे करने का, ए को कार देने का 1 लाख की, और बी भी मेरे से सेम कार खरीदने के लिए तैयार है 1 लाख की। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये सेक्शन 2F में आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है आपका सेक्शन 2H के अंदर, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना, ये जो 2C रह गया ना, इसमें 2A भी आ गया, 2B भी आ गया, 2C भी लिख लो। जो 2C होता है वो वॉइड एग्रीमेंट के लिए आता है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी की सारी डिस्कशन 2CA की 2G ये आप लोग चेक कर लेना इसका। ना अगर आगे बात करूँ मैं तो डेफिनेशन जो कंसिडरेशन की दे रखी है वो एनी हाउ इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आप लोग कर लो। अ पेमेंट मेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। किसी भी चीज़ के बदले में कोई पेमेंट मिलना आपको कंसिडरेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। 2D के अंदर आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हैं। इससे पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 समझो। ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने बोला कि मैं भाई बी को अपना घर बेचना चाहता हूँ। कितने का? 50,000 का। बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए के प्रॉमिस के बदले। तो किसने बदले? जो कंसिडरेशन जो यहाँ पे 50,000 अमाउंट हुआ, ये हुआ इसकी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के कुछ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड दैट इज नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट प्रोसीड एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर।
ए और बी दो पार्टी हैं, दोनों पॉइंट समझना, एक ये ए 1 पॉइंट और 2 पॉइंट भी इसके आगे आएगा, वो भी डिस्कस करते हैं। ए और बी, ए ने बोला कि मुझे कार की सेलिंग करनी है बी को 50,000 अमाउंट की, तो ये कौन डिसाइड करेगा? दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है? ए के। अगर सपोज बी कहता है नहीं नहीं भाई मुझे 50,000 का नहीं, मुझे तो 50,000 का नहीं, मुझे तो ये 50,000 से कम करो, 10,000 का घर चाहिए, ये तो नेगोशिएशन होने लगा। अब क्या होने होगा, ए और बी अपनी मर्जी के हिसाब से अब ये डिसाइड करेंगे दोनों। अगर तो ए की मर्जी होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, एग्रीमेंट फॉर्म होगा, अदरवाइज ये एक एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा। तो ये किसकी मर्जी के हिसाब से चला? ए की मर्जी के हिसाब से। दोनों के बीच में जो डिस्कशन होगी वहां पे जो ए और बी जो ये प्रॉमिसर है इसकी डिजायर के हिसाब से कंसिडरेशन चलेगा। ठीक है, अब ये कोई थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। ए और बी ने डिसाइड किया, मान लो 50,000 के घर की बात कर रही हूँ मैं, और कोई सी पार्टी है वो कह रहा है नहीं नहीं बी तुम बोल दो इसको 10,000 का, तो ये ए अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगा, सी की मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी को अब इजाजत नहीं है यहाँ पे कि वो इसके अंदर बार्गेन करे। कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोल रखा है, देयर इज नो कंसिडरेशन हियर। कहाँ कंसिडरेशन नहीं हुआ? एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी ने कोई एक्ट किया है वो कंसिडरेशन में शामिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे वॉलेंटरीली कोई बहुत सारे एक्ट्स होते हैं ना जो अपनी मर्जी के हिसाब से किए जाते हैं, तो वो वाले एक्ट की बात करें यहाँ पे। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन दिया जा सकता है, कोई भी पर्सन दे सकता है। ए और बी अगेन पार्टी है, 50,000 की कार की सेलिंग चल रही है, मान लो ए ने बोला बी को कि भाई मैं तो अपनी कार सेल करना चाहता हूँ 50 का, बी बोल रहा है कि अब बी तो लेने के लिए तैयार है लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? सी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पे दे सकती है। लेकिन इंग्लिश लॉ कहता है कि कंसिडरेशन सिर्फ प्रॉमिसी के मोटिव से चलता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी के हिसाब से भी चल सकता है और कोई थर्ड पर्सन है उसके हिसाब से भी चल सकता है। बट इट डज नॉट फॉलो दैट द थर्ड पार्टी कैन सू ऑन द एग्रीमेंट। लेकिन थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकती, मीन्स कोर्ट में आपको लेके नहीं जा सकती, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे डॉक्ट्रिन, मैं थर्ड पॉइंट भी इसी में कंसिडर कर देती हूँ, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ स्ट्रेंजर इज वॉइड। अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी आती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, मान लो दो पार्टी है, ए और बी, दो पार्टी है। अब इन दोनों पार्टी के लिए सी एक स्ट्रेंजर है, तो ये अगर इसमें कोई भी दखल अंदाजी करता है, सू करने की कोशिश करता है या कोर्ट में जस्टिफिकेशन देता है इसके बदले, तो ये लीगली बाइंड अप नहीं है। ठीक है, ये कहता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार इसकी टर्म पढ़ते हैं क्योंकि ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप लोगों को इनकी वर्डिंग्स पढ़नी चाहिए। क्या बोल रहा है? द जनरल रूल इज दैट ओनली द पर्सन इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट और बाउंड बाय द ऑब्लिगेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर इंटाइटल्ड टू सू। वो ही कर सकता है। एक जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कभी भी फाइल सूट नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो आपको ए को या बी को, किसी को भी कोर्ट में लेके जा सके। नाउ अभी हमने ये डिस्कशन किया कि जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इज वॉइड। मतलब स्ट्रेंजर के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड होता है, वो आपको लीगली उसके लिए इन्फोर्सेबल नहीं कर सकता। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए। अब वो कौन कौन से केस होते हैं? जैसे कि जहाँ पे भरोसे वाली बात होती है, ए और बी के बीच में कोई बातचीत थी, उसने कहा मुझे सी पे भरोसा है, सी ए की पेमेंट कर देगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे भरोसे वाली बात आ गई। इसके एग्जाम्पल से समझो, ए क्रिएट अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बी।
बी के भरोसे पे एक्स वाई और जेड को उसने एक ट्रस्टी के तौर पे अपॉइंट कर लिया, तो बी कैन सू फॉर द बेनिफिट। अब बी तो उससे बेनिफिट तो मांगेगा ना, एक्स वाई जेड अंडर द ट्रस्ट, दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, फिर भी ए ने जब अपना रिलेशन बनाया, रिलेशन इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाया एक्स वाई जेड के, तो यहाँ पे ए थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है। तो ट्रस्ट के केसेस में आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी एक्सेप्शन हो जाती है। नेक्स्ट समझो, इन केस ऑफ प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट ऑफ माइनर, अगर माइनर के साथ आप मैरिज करते हो तो भी, मान लो ए और बी की मैरिज हुई है, बी एक गर्ल है, मान लो माइनर है, तो ए और बी के बीच में एक मैरिज हुआ है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्योंकि ये लीगल है, ठीक है। अब अगर तो बी को परेशान किया जा रहा है या कुछ भी इन टर्म्स, तो जो मान लो बी के फादर हैं, बी फादर, वो क्या ए पे केस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। अभी हमने कहा इन दोनों के हिसाब से तो ये एक स्ट्रेंजर टू अ पार्टी हो गई ना, थर्ड पार्टी हो गई ना। बच्चों ध्यान से समझो, ये तो थर्ड पार्टी हो गई क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इनके बीच का था, लेकिन ये सू कर सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनर के मैरिज की बात है। ऐसी जब HUF की बात करते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देखो नेक्स्ट आएगा पॉइंट आपका, इन केस प्रोविजन इज मेड फॉर द मैरिज और मेंटेनेंस ऑफ अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑन द पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मान लो हिंदू HUF है, उसका पार्टीशन हो रहा है, अच्छा पार्टीशन हो रहा है तो वो अलग अलग हो जाएंगे, तो उस केस में भी जो फीमेल मेंबर है वो तो यहाँ पे इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो आ ही नहीं सकती, ये तो इनके लिए थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये आपस में पार्टीशन करें कुछ भी करें ये तो अपने फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन उस केस में भी HUF के डिवीजन के तौर पे भी जो फीमेल पर्सन है वो उसके अंदर इंटरप्ट कर सकती है और इन्फोर्स कर सकती है एक केस। नाउ असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं एक असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो जो भी थर्ड पार्टी से अगर आपने कोई भी असाइनमेंट लिया है या डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो भी उस केस के अंदर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आप थर्ड पार्टी को लेके आ सकते हो। देखो इसमें क्या बोल रखा है, एन असाइनी अंडर एन असाइनमेंट मेड बाय पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्जाम्पल, अगर डेथ का केस है, इंसॉल्वेंसी का केस है, तो आप थर्ड पार्टी को उसके अंदर लेके आ सकते हो जो एक तरीके की नॉमिनी थी। नाउ वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ सर्टेन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ सर्टेन पर्सन, कुछ जो चार्ज होते हैं वो बेनिफिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो अगर मान लो ए और बी पार्टी है, लेकिन यहाँ पे सी की भलाई के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे सी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कहती है कि अगर सी की भलाई के बारे में ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो सी उसमें दखलंदाजी कर सकती है, सी उसके अंदर चार्जिंग हो सकती है। नाउ इस्टॉपल की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, वेयर वन पार्टी हैज़ हिज वर्ड्स। मान लो ए और बी दोनों पार्टी हैं, ए को बी को पैसे देने थे, लेकिन ए के पास अभी मतलब या तो वो है नहीं बी, या कुछ भी ऐसे सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं। ए ने सी को बोला कि भाई मैं तुझे 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ये याद से बी को दे दियो, ध्यान से सुनना, इसको देने हैं इसको बी को। सी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं बी को दे दूंगा। अब बी को दे दूंगा तो सी की, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सी की आ गई ना। अगर सी नहीं दे पाता या सी कुछ भी होता है तो क्या सी लायबल है बी के लिए? क्या बी सी को लायबिलिटी ठहरा सकता है? बिल्कुल। तो उस केस में भी थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, थर्ड पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है। वेयर वन पार्टी हैज़ हिज वर्ड्स दिए ना, और कंडक्ट मेड टू अदर अ प्रॉमिस और अश्योरेंस विच वॉज इंटेंडेड टू अफेक्ट द लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए बिटवीन देम, देन वंस द अदर पार्टी हैज टेकन हिज और हर वर्ड्स, उसने कहा ना, उसने वर्ड्स ले लिए कि भाई मैं कर दूंगा, कि मैं ये एक्ट परफॉर्म कर दूंगा। द पार्टी हु गेव द प्रॉमिस, जो पार्टी ने प्रॉमिस दिया, शैल बी स्टॉपल फ्रॉम द डिनाइंग हिज लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉमिस, वो डिनाई कर सकती है
ए डिनाई कर सकती है, ए बी और सी की बात है तो ए ने सी को बोल दिया अब देने के लिए, तो सी विल बी लायबल, ए उससे डिनाई कर सकती है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट विच आर इंटाइटल्ड इनटू एन एजेंट, देखो ए और बी दो पार्टी के बीच में बात कर रही है, सी एक एजेंट है, नहीं बी एक एजेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल बैठा है, प्रिंसिपल ने बोला मेरे बिहाफ पे ना ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट कर लो। तो अब एक बात बताओ, ए बी तो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है ना, बी से कुछ भी गलती होती है या कुछ भी होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, थर्ड पार्टी, मीन्स प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लायबिलिटी। मान लो 50,000 के गुड्स 60,000 के इसने दे दिए, तो उस केस में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इस फोर्थ पॉइंट की बात करूं, कंसिडरेशन के एलिमेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है। कंसिडरेशन में बी प्रॉमिस टू डू समथिंग और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन एक प्रॉमिस होता है कि ये काम करना या ये काम नहीं करना। जैसे कि सपोज मैंने बोला भाई 10,000 रुपये ले और ना मुझे ना ये ए वाले गुड्स पहुँचा दियो टाइम पे, तो ए ने ए को 10,000 रुपये पहुँचे और उसने गुड्स पहुँचा दिए, तो ये भी कंसिडरेशन है, 10,000 विल बी द अमाउंट। और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई तो 10,000 रुपये ले ले, लेकिन ना ये एक रोड है, इस पे ना अपनी शॉप मत खोलियो, ये शॉप को नहीं खुलवाने की बात है। तो ये भी क्या है, ये शॉप ना खोलने के इस पे 10,000 रुपये दे रहा है, तो उस केस में भी कोई काम को करने के या ना करने के दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। मान लो मैंने आपको 6 मंथ पढ़ाया, एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, और 6 मंथ के बाद आपने मुझे फीस दे दी, तो ये जो फीस होगी ये पास्ट कंसिडरेशन होगा। मान लो अभी आप नेक्स्ट जो कंसिडरेशन आता है, पास्ट की बात कर ली हमने, प्रेजेंट की देखो। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब, एक एग्जांपल, अब परचेजर गुड्स फ्रॉम, अब मैंने तुरंत सामान शॉपकीपर को पैसे दिए, शॉपकीपर ने मुझे सामान दिया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंसिडरेशन। और फ्यूचर कंसिडरेशन कौन सा होगा, फ्यूचर मीन्स मैंने आपको एडवांस, आपने मुझे एडवांस में ही फीस दे दी कि मैम ये लो 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये अब आप मुझे इस पूरे मंथ पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये जो 15,000 रुपये ये जो मुझे स्टार्टिंग में मिल गए हैं, ये है फ्यूचर कंसिडरेशन, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। या एक मतलब 2 हफ्ते बाद मेरी पेमेंट, मतलब पेमेंट आज मिल गई और 2 हफ्ते बाद मुझे गुड्स पहुंचाने हैं, तो उस केस में भी ये फ्यूचर, तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन टू सपोर्ट ईच इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन होनी चाहिए। मान लो ए बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ए बी के बीच में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कार को लेके है, ये हाउस को लेके है, तो इनकी जो पेमेंट होगी, इनकी जो कंसिडरेशन होगी, ये भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसकी अलग इसकी अलग, ये आपस में निर्भर नहीं करने चाहिए कि भाई तू जब ये कर देगा तब मैं वो कर दूंगा, ऐसे नहीं होनी चाहिए। आगे बात करूं तो कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ दो इट नीड नॉट बी एडुकेट। देखो सपोज मान लो 1 लाख का घर है, लेकिन कंसिडरेशन में मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, मेरे रिलेटिव्स थे कोई, उनको 1 लाख का घर 10,000 का मैंने बेच दिया, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कि आप 1 लाख की चीज़ 10,000 में दे रहे हो। तो कंसिडरेशन जो लॉ कहता है, वो लॉ कहता है कि कंसिडरेशन ज़रूरी है, कंसिडरेशन एडिकेट हो ना हो डजेंट मैटर। 1 लाख की चीज़ 10,000 में 1,000 रुपये में भी चलेगी, लेकिन कंसिडरेशन अमाउंट होनी चाहिए, कुछ प्राइस पे करने के लिए होना चाहिए। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। मैंने बोला एक अगर तुम माउंटेन को उठा के दिखा दोगे ना तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, तो ये लॉजिकली करेक्ट है क्या? नहीं। तो इस तरीके का इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। चांद को तोड़ के लेके आओ मेरे पास तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगी, तो इस टाइप का आपका कंसिडरेशन नहीं बनेगा। अच्छा देखो, कहीं कहीं पे जो कंसिडरेशन है वो नेसेसरी नहीं होता, व्हेन नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। अगर
लव की बात करो, अफेक्शन की बात करो, तो उस केस के अंदर भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होगा। प्रॉमिस जो कि मैं अपनी मर्जी से किसी काम को कर रही हूँ, डोनेशन दे रही हूँ, तो उस केस में भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेयर डेट, मतलब अगर डेट को पे करना है किसी भी ऑथराइज्ड, उसके आगे देखो जैसे ए ने बी को ओ किया, ए ने 2000 रुपये लिए बी से, बट द डेट इज बेयर्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, उसके हिसाब से नहीं है, लॉ के हिसाब से नहीं है। ए ने साइन किया है प्रॉमिस को टू पे ₹1000 ऑन अकाउंट ऑफ डेट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 2000 के बदले 1000 भी पे कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एजेंसी, कंसिडरेशन एजेंसी में रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप गिफ्ट देते हो उसके अंदर भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हम डिस्कस करते हुए आए हैं, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कि स्ट्रेंजर के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, बट सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ये वैलिड होता है। आप देख सकते हो एक्सेप्शंस होती है जहाँ पे स्ट्रेंजर सर्टेन केसेस में हो सकता है, जैसे मैरिज का केस है, ट्रस्ट का केस है, पार्टीशन का केस है, फैमिली की अरेंजमेंट है, तो उस केस में थर्ड पार्टी को भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आ जाते हो। और इसके अंदर बोल रखा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। हम तो यही कहते हैं ना कि जो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही नहीं है, वो क्यों उसके अंदर आएगी। लेकिन ये कहता है कि दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट, अगर बेनिफिट के लिए है तो वो आ जाएगी कंसिडरेशन के अंदर। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव राइट और इम्पोज ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर पर्सन। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास ये राइट नहीं है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव राइट, ये राइट नहीं देता, इम्पोज ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन एनी पर्सन अदर देन द पार्टीज टू इट। जो पार्टीज उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है वो ही लायबल है। मतलब ये दोनों पार्ट ये कह रहे हैं कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार होंगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं। लेकिन ये पूरा पैराग्राफ वही सारी एक्सेप्शंस को जस्टिफिकेशन दे रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये है आप लोगों का इसका पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, जिसमें हम लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को एज मोर एज पॉसिबल, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।